देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। एहतजाज ही एहतजाज, सियासी अदम इस्तेहकाम और गरीब आवाम, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। शहबाज शरीफ, तुम भिखारी हो, तुम गुलाम हो, तुम बुज़दिल हो, तुम डाकू हो। मीर जाफर सिराजुद्दौला था, उसका सिपहसालार था, कमांडर इन चीफ था। उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से। पूरी दुनिया में इस वक्त गंदम और तमाम खाने पीने की चीजें महंगी हो गई हैं, लेकिन इंशाअल्लाह आपको गंदम के हवाले से मुझसे कोई गिला नहीं आएगा। ये जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आ रही है, सारी चीजों की कीमतें ऊपर चली गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। हमारी सियासत बड़ी ही दिलचस्प है। हुकूमत हाथ में हो तो हर चीज अपनी जगह पर ठीक ठीक नजर आती है, सब अच्छा लगता है। ऑपोजिशन में हो तो लगता है कि आवाम के सबसे बड़े मसीहा हैं। फिर हुकूमती पॉलिसीज और उनके बेहतर फैसले भी बुरे लगने लगते हैं। जब हुकूमत और ऑपोजिशन की पोजीशंस बदलती हैं तो ख्यालात भी बदल जाते हैं, बातें भी बदल जाती हैं, बयानात भी बदल जाते हैं, तकरीरें भी बदल जाती हैं, यहाँ तक के नजरियात भी बदल जाते हैं। मौजूदा हुकूमत को ही देख लें। कल तक जब ये ऑपोजिशन में थे तो इनको इमरान खान की हुकूमत के हर फैसले में खामियां नजर आती थी। ये उनको ना अहल और ना तजुर्बेकार कहकर मजाक उड़ाते थे। इमरान खान को मईशत की तबाही और महंगाई का जिम्मेदार ठहराते थे। अब ये अहल और तजुर्बेकार खुद इस हॉट सीट पर हैं। ये बात दुरुस्त है कि किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी जांचने के लिए ये बहुत कम वक्त है, लेकिन ये तो अहल और तजुर्बेकार हुकूमत है ना। इनको सब मसाइल भी पहले से मालूम हैं और इनका हल भी इनके पास है, इसलिए कारकर्दगी दिखाने के लिए ये चंद हफ्ते भी बहुत लगते हैं। वैसे भी अगर इस कम अरसे में सब कुछ ठीक ना भी हो तो भी समत तो दुरुस्त हो ही सकती है। लेकिन लगता है कि इस अहल और तजुर्बेकार हुकूमत के दौर में भी बयानात के सिवा कुछ नहीं बदला। कल तक जो IMF बहुत बुरा था आज अच्छा है। कल तक हुकूमत IMF के सामने सब कुछ सरेंडर कर चुकी थी तो आज ये अहल हुकूमत भी IMF के सामने लेटी नजर आ रही है। आज भी सब शराइत वही हैं जो कल थी, लेकिन आज वो शराइत कबूल हैं। कल तक महंगाई तब्दीली सरकार की नाअहली और बैड गवर्नेंस की वजह से थी, आज महंगाई फिर आलमी मंडी की तरफ जाती दिखाई दे रही है। कल तक स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी मुल्क की मुआशी गुलामी थी, आज मुआशी आज़ादी है। यही हुकूमत ऑपोजिशन में थी तो महंगाई महंगाई करती थी, आज आटे की कीमत बढ़ती है तो खामोशी, घी की कीमत में इजाफा होता है तो खामोशी, चिकन की कीमत बढ़े तो खामोशी, बिजली की कीमत दिनों के हिसाब से बढ़ रही है लेकिन हर तरफ खामोशी है। डॉलर 190 के करीब पहुंच रहा है लेकिन खामोशी है। अगर शहबाज शरीफ ने हुकूमत का ढोल अपने गले में डाल ही लिया है तो फिर शर्माना कैसा, क्योंकि पिछली हुकूमत से बेहतर परफॉर्म करना अवाम की ही नहीं इस इत्तेहादी हुकूमत की भी अहम जरूरत है। आज के प्रोग्राम में हुकूमती कारकर्दगी का भी हम जायजा लेंगे। आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ सरदार नबील गबोल साहब मौजूद हैं, PMLN के MNA हैं अली गौहर बलोच साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें अली मोहम्मद खान ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अली गौहर बलोच साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, खान साहब के जलसों को इस वक्त कैसे देख रहे हैं? आज का भी जलसा आपने सुना होगा, देखा होगा। और दूसरी बात ये कि इमरान खान का एक बुनियादी मुतालबा है कि फौरी इलेक्शंस करा दिए जाएं, तो भाई फौरी इलेक्शंस क्यों नहीं करा देते आप? अच्छा है ना, इतनी शदीद गर्मी में इन लोगों को लॉन्ग मार्च भी नहीं करना पड़ेगा और कुछ दिनों के लिए वैसे मुल्क सियासी इस्तेहकाम भी इस मुल्क को नसीब होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पारिस, बुनियादी तौर पर तो बात यह है कि जहाँ तक इमरान खान के आप जलसों की बात कर रही हैं तो वो जलसे जो हैं उसका उनका मकसद जो है वो फराह खान की करप्शन को छुपाना है, और जाहिर है कि उसकी कड़ियाँ जहाँ पर मिलती हैं वो पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम जानते हैं। तो लिहाजा वो अब इदारों को एज़ यूजुअल जिस तरह से कि उनकी आदत है उनको प्रेशराइज करने के लिए वो जलसे कर रहे हैं ताकि उनकी जो करप्शन है उस पर से पर्दे ना हटे, लेकिन वो तो पर्दे ऑटोमेटिकली हट रहे हैं। और उनका दूसरा मकसद ये भी है कि फॉरेन फंडिंग केस आपको पता है कि आखिरी मराहिल में है, जिसमें कि इसराइल से फंडिंग हुई, जिससे रॉ और इंडिया से फंडिंग हुई, जिससे
उनके जो वो तमाम पोशीदा अकाउंट से कुछ वो साबित नहीं हुआ अभी तक वैसे। शुरू हो गए। तो नहीं, जाहिर है साबित तो हो जाएगा ना, जब ये इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट और फैसला सामने आ जाएगा, उससे भी बातें या हो जाएंगी। और फराह खान की भी जो है मतलब है कि जो चोरियां हैं वो भी अब आवाम के सामने आना शुरू हो जाएंगी। जाहिर है अब इन पर इंक्वायरीज होंगी, उनको नोटिस जाएंगे, वो सामने आएंगी तो पाकिस्तान के सामने आ तो चुकी हैं आवाम के, लेकिन अब उसका लीगल प्रोसीजर भी शुरू हो जाएगा। दूसरी गुजारिश ये सर, है, इसका मतलब आप वही कुछ करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आपके साथ करती रही है, यानी कि वही सियासी इंतकाम। जब वो भी ये काम कर रहे थे ना तो हम उन पे भी बड़ी तनकीद करते थे, तो अगर आप भी ये करेंगे तो ये दुरुस्त तो नहीं होगा। बात ये नहीं है, नहीं देखें बात ये नहीं है, ये तो रेफरेंस जो लेकर जाते थे नैब के जरिए, और आपको पता है कि मतलब है कि जब अदालतों में केस गए 90 दिन का रिमांड लिया गया, 2 साल 3 साल हमारी आला क़यादत जितनी, जिसमें मरियम नवाज साहिबा हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, जिसमें हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ये तमाम लोग जेलों में रहे, लेकिन इसके बावजूद इनके ऊपर कोई भी चीज़ साबित ना हो सकी। और कितने साल महीनों उनको जेलों में कैदो बंद की सूरतें बर्दाश्त की, लेकिन कोई अली गौहर बलोच साहब, मैंने आज पहला सवाल आपसे ये किया था। तोशा खाना सामने है, फराह खान सामने है, पाकिस्तान के अवाम के फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान के अवाम के सामने, इसको आप विक्टिमाइजेशन नहीं कह सकती। अभी तो कोई पकड़ा भी नहीं गया, अभी तो ये कुछ नहीं मिला था तोशा खाना, और अभी से ये घबरा गए हैं। ठीक, अच्छा सर, मैंने आपसे इलेक्शन का सवाल किया था। देखें, मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं कि तोशा खाना खुलना चाहिए ना, सामने आना चाहिए कि किस तरह से चीजें वहां से सस्ती खरीदी गई और जाकर मुल्क की तौहीन की गई, और किस तरह से वो दुकानों के ऊपर चीजें जो है वो डबल कीमत के ऊपर फरोख्त की गई। ये जो अवाम के साथ खिलवाड़ हुआ है, जो पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ हुआ है, ये अवाम के सामने आना चाहिए। आपको यकीन नहीं है अपनी मकबूलियत के ऊपर? और अगर है तो आप ये समझते हैं कि अगर इलेक्शंस करवा दिए तो होना चाहिए ना कि आप जीतेंगे? क्या आप समझ रहे हैं कि आप लोग हार जाएंगे? आप देखिए, तहरीक अदम एतमाद से पहले आप लोग कितना मुतालबा ये कर रहे थे और बार बार कर रहे थे कि इलेक्शंस होने चाहिए। आप कह रहे थे ये असेंबली जाली है, ये जो हुकूमत है ये सिलेक्टेड है, और अब इसी असेंबली से जब आपका वजीर आजम आ गया, आपकी हुकूमत बन गई है, तो अब असेंबली भी असली लग रही है और इलेक्शन का मुतालबा भी आप भूल गए। करवाएं ना इलेक्शंस। देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि हम इलेक्शंस के कल भी हमायती थे और हम आज भी हमायती हैं। हम आज भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का असल हल यही है कि दोबारा इलेक्शन में जाया जाए, लेकिन उससे पहले जो इमरान अहमद नियादी ने जो धांधली की प्लानिंग की थी, और पहले RTS सिस्टम के जरिए चुराना का प्लान, वो मतलब चुराया इलेक्शन, फिर दोबारा EVM मशीनों के जरिए मतलब चुराने की प्लानिंग करके गए थे। अभी वो लेजिस्लेशन बाकी हैं, अभी बजट का सेशन आ रहा है। क्यों नहीं कर रहे इंतखाबी इस्लाहात? आपने तो कहा था कि आते ही इंतखाबी इस्लाहात पे हम काम शुरू कर देंगे। क्या मुश्किल है, क्या दुश्वारी है इस सिलसिले में आपको? मंडे से बिल्कुल मंडे से सेशन शुरू हो रहा है। इस सेशन में आपको साफ पता चल जाएगा कि हम रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं। हम इलेक्शन रिफॉर्म्स भी करेंगे और उसके साथ साथ बजट के ऊपर भी तैयारी शुरू है, बजट भी पेश करेंगे। और उसके बाद इसमें कोई मजायका नहीं कि मतलब है, अगर जाहिर है हमारे साथ तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो उस वक्त हज़्ब इख्तिलाफ में थी, अब हज़्ब इक़्तिदार में हैं, तो उनकी मुशावरत के साथ हम इंशाअल्लाह इलेक्शन के प्रोसीजर की तरफ जाएंगे। लेकिन ये तो नहीं कि उनका बयानिया बड़ा मजबूत और पॉपुलर हो गया आवाम में, अगर इलेक्शन करा दिए तो कहीं नुकसान ना हो जाए आपको। नहीं, देखें, अभी अवाम जो इनकी आटा चोरी और चीनी चोरी को भूले नहीं है। अभी जो इन्होंने पाकिस्तान में करप्शन की है, जो पाकिस्तान में उस करप्शन के जरिए महंगाई की है, वो पाकिस्तान के अवाम भूले नहीं है। अब इमरान अहमद नियाज़ी साहब क्या लेकर जाएंगे? तोशा खाना का केस अवाम के सामने लेकर जाएंगे, फॉरेन फंडिंग केस अवाम के सामने लेकर जाएंगे, चीनी, आटे और डॉलर की कीमतें अवाम के सामने जाएंगे, घी की कीमतें और अद्वियात का स्कैंडल अवाम के सामने लेकर जाएंगे। किस मुंह के साथ आपकी कारकर्दगी पे भी बात करूंगी। जरा हमें आज अली मोहम्मद खान साहब ने ज्वाइन करना था प्रोग्राम में। जो उनका कामयाब बयानिया है, वो अपनी मौत मर चुके हैं। ISPR में ने उसकी तरदीद कर दी है और सिक्योरिटी काउंसिल में उसकी वजाहत हो चुकी है। अब वो अपने वो कागज लहराते रहे।
अली गौहर बलोच साहब जरा मौका दीजिएगा, मैं जरा पीटीआई से और गबोर साहब को भी शामिल करूंगा। मैं बात समेट रहा हूं, मेरी बात खत्म होगी, गुजारिश सुन ले, सिर्फ एक लफ्ज सुन ले कि अगर इमरान अहमद न्याजी साहब 8 तारीख को वो सारी चीजें सामने आई जो इन्होंने सो कॉल्ड बनाई, उसके बाद इनकी हुकूमत कायम रही, उसमें इन्होंने ये कमीशन क्यों ना बनवाया? ठीक सर, ये कमीशन बना देते, इनकी हुकूमत थी, मुतालबा कर रहे हैं जुडिशल कमीशन का, तो उस कमीशन में चले जाते। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब ने प्रोग्राम में आगे जुडिशल कमीशन उसी वक्त इनको बना देना चाहिए था। ठीक, आप ये मेहरबानी कर देना, आप सुप्रीम कोर्ट को लिख दें, आप भी तो अपनी मर्जी का कमीशन बना के तहकीकात कराना चाहते हैं। तौर पर हम उसको किसी कमीशन की तरफ ही लेकर जाएंगे और इस झूठ नहीं मानेंगे आपके कमीशन को, वो कहते हैं जुडिशल कमीशन बनाएं। ठीक, अच्छा सर मैं जरा आगे चलूंगा। भाई जाहिर है वो अली मोहम्मद खान साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन करना था, कमिटमेंट थी उनकी, लेकिन वो नहीं आ सके हैं प्रोग्राम में, तो उस्मान डार साहब पीटीआई के रहनुमा हैं, हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब आपका। पहले ये बता दें कि मुल्क में अब एक देखें तहरीक चलने जा रही है, तो डार साहब इमरान खान कहते हैं कि 20 मई के बाद कभी भी वो लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं, तो क्या अब पक्का इरादा कर लिया है आपने, या फिर अभी भी किसी जगह मामला तय होने की कोई उम्मीद या इम्कान मौजूद है? देखिए जी, 100% इंशाल्लाह ताला हकीकी आज़ादी मार्च होगी, 100% होगी, और होगी भी मई के महीने में, इसी माह होगी। अलबत्ता मैं ज़रूर इम्पोर्टेड हुकूमत वालों को कहना चाहूँगा कि ये बार बार फरा गुज्जर के पीछे क्यों छुप रहे हैं। आप जानते हैं फरा गुज्जर को, या फरा गोगी मैं तो नहीं जानता, या फरहद शहजादी को, जो भी जानती नहीं है। पारस ये जवाब ये कहूँगा, देखिए मेरी बात सुने जरा, मैं ये कहूँगा फरा हो, शुबाना हो, शबनम हो, जुबैदा हो, या जो भी जाए उस्मान डार क्यों ना हो, जिसने भी करप्शन किया उसे पकड़े भाई। हम कहाँ कह रहे हैं कि अगर किसी ने भी कहीं लूटमार की है तो उसको हम बचाने की कोशिश करेंगे, या कोई भी बचाने की कोशिश कर, आप शौक से जिसने भी आप समझते हैं, अगर मैंने लूटमार की है, ये बड़ा कहते हैं जी मैं कामयाब जवान प्रोग्राम देख रहा था उसमें भी करप्शन हुई है, भाई अगर मैंने भी किया मुझे भी पकड़ो। ठीक, ये आपके व्यूअर्स सुन रहे हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ और मेरा लीडर इमरान खान किसी सतह पे भी ना मेरी करप्शन का दिफा करेगा ना किसी और की। अब कंक्रीट चीजें लेके आए सामने। अलबत्ता इकबाल गुज्जर से ये ना कहना कि कोई पब्लिक होल्डर नहीं था, चूंकि जब आपकी गवर्नमेंट थी तब जिनके नाम आप ले रहे थे उनमें से भी कुछ लोग पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे ना, लेकिन आप तो इल्जाम लगा रहे थे। बात ये है कि ये पब्लिक होल्डर तो नहीं थे, लेकिन हमजा शहबाज के अकाउंट से अरबों रुपए पकड़े गए, शहबाज शरीफ के अकाउंट से बराह रास्त अरबों रुपए पकड़े गए, जो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता मेरे अकाउंट में कहां से आए हैं। जिस दिन से मेरे लीडर के अभी तो केस चल रहा था, वो चले पकड़े थे, मुराद साबित तो वो होंगे ना जब FIA साबित भी नहीं हुए थे। देखिए लेकिन FIA में तब्दीलियां क्यों कर रहे हैं फिर भारत, फिर क्यों रिजवान को हटा दिया गया जो डायरेक्टर इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, ऊपर से लेके नीचे तक पूरी FIA को इन्होंने सफाया कर दिया है। मकसद ये छोड़े, ये लंबी बहस है। मैंने ऑफर की है कि अगर किसी ने भी हमारी हुकूमत में ये बकौल इनके कंक्रीट सबूत हैं तो जरूर एक्शन करे। हम किसी सतह पे किसी का दफा नहीं करेंगे, सियासी इंतकाम तो नहीं कहेंगे। आप ये तो नहीं कहेंगे कि हमसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। देखें, अगर मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर कोई भी मैं अगर ऐसे कुछ कर गया हूँ तो पहले उसका बार मेरी जात पे है, उस्मान डार की जात पे है, इमरान खान पे कहेगा उसका बार, और ना मैं चाहूंगा मेरा लीडर मेरा दफा करे। एक बात। दूसरा ये है कि ये तैयारी पकड़े, इंशाअल्लाह ताला इनको घर बेचकर दम लेंगे। जो गद्दारी, जो साजिश इस मुल्क पाकिस्तान के साथ की गई है और ये जो मसल्लत किए गए हैं, एक ऐसा शख्स मैं जिसे समझता हूँ इम्पोर्टेड जेम्स बॉन्ड बनने की पारस को कोशिश करता है, और क्राइम मिनिस्टर इस मुल्क का जो लगा है। और बाबा आप कहते हैं मैं अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा, और भाई भिखारियों के कपड़े नहीं बिकते, इनको बताएं। जो कहते थे beggars are not the choosers, क्या करें फिर, अपनी बेच दें? तो नहीं, मैं इनसे रिक्वेस्ट ये करूंगा शहबाज शरीफ से, पारस के प्रोग्राम से पाकिस्तानियों, मैं ये शहबाज शरीफ को अपील करूंगा, खुदारा जो मुल्क की दौलत लूटी थी, जो लूटमार का माल बाहर पास करके साथे बनाए थे, वो बेचे, पाकिस्तान लेके आए। हाली आटा सस्ता नहीं होगा पारस, आटे के साथ साथ पारस, जब आप इलेक्शंस का मुतालबा आपका कबूल होगा, मुझे ये बताएं कि अगर पारस आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं पारस एक सेकंड देना, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ
ये अपने लूटमार वाले असासे आसफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ बेचे आटे के साथ साथ चीनी, पेट्रोल, डॉलर भी सस्ता होगा इस मुल्क में। अच्छा, ये आटे की क्या बात कर रहे हैं? ठीक है। पर लूटमार जो इस मुल्क का खजाना लूटा था वापस ले आए टैक्स पेयर का पैसा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सब जो बातें आप करें उस वक्त होगा ना जब आपका जो बुनियादी मुतालबा इलेक्शन का वो पूरा होगा, तो आपको लगता है कि आप इन्हें इलेक्शंस के लिए प्रेशर में ले आएंगे अपने लॉन्ग मार्च से? और दूसरी बात ये कि इलेक्शंस हो जाते हैं, फर्ज करें तो जो रिजल्ट आएगा आप उसे मानेंगे अगर आपके मुखालिफिन जीत जाते हैं तो, या फिर आप नए इलेक्शंस की बात करेंगे और फिर एक और धरना और एक और लॉन्ग मार्च होगा और इसी तरह ये मुल्क दायरों में घूमता रहेगा अगर आप नहीं जीतते तो? भारत, एक तो आप तैयार रहे वोट डालने के लिए, आपका कहाँ है वोट? इस्लामाबाद में है, कराची में। कराची जाना है आपने और मुझे उम्मीद है आप जाएंगी, आप जाती हैं, आप जिम्मेदार शहरी हैं, तो कोई इस गलत फहमी में ना रहे इलेक्शन तो होने जा रहा है। ये कंफर्म न्यूज दे रहा हूँ मैं आपके प्रोग्राम में, और इन्हें भी पता है ये इलेक्शन कब होने जा रहे हैं, भी पता है इलेक्शन होने जा रहा है। ये इलेक्शन आप देखें जून के महीने में अनाउंस होगा, सितंबर या अक्टूबर में पाकिस्तान में इलेक्शन है, तो अच्छा, सितंबर या इलेक्शन तो होने जा रहा है। ठीक, तो ये तसल्ली रखें और आप अपना वोट चेक कर लें कि ठीक है, इंदराज है, सब कुछ ठीक है, इसलिए कि हम नहीं चाहते भारत का कीमती वोट। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, इलेक्शन कौन अनाउंस करेगा? क्योंकि आज शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि अगस्त 2023 तक ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, तो और दूसरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे भी आपको एतराज है, तो वो तो आपको पता है जब वजीर आजम और जो अपोजिशन लीडर है वो बैठते हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर होता है ना, तो असेंबलियों में आप है नहीं, अपोजिशन लीडर है नहीं, तो फिर शहबाज शरीफ किससे मुशावरत करेंगे? ये प्रोसेस कैसे पूरा होगा? देखिए पारस, आप भी ना, आप बहुत मासूम हो पारस। शहबाज शरीफ पाकिस्तान की 75 साल तारीख का कमजोर मैकेनिज्म क्या है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील करने का? कमजोर तरीन प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त शहबाज शरीफ इस मुल्क का। ठीक है, ऑपोजिशन भी नहीं, हम अपने तो इलेक्शन तो होने जा रहा है, जमात को ये तसल्ली रखें जी। और जिस तरह से इकोनॉमी में तबाह की है, इनसे पूछे चीनी, आटा, मुर्गी, मैं पूछ लेती हूँ, मुर्गी आज 600 रुपए किलो बिक रही है। डॉक्टर साहब कंफ्यूजन है मौकफ में, और इलेक्शन भी चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी आपको एतराज है, नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाने का मैकेनिज्म भी कोई नहीं है, चूंकि असेंबली में आप लोग मौजूद नहीं है, समझ नहीं आ रहा आपके मुतालबात कैसे पूरे होंगे। नबील कबूल साहब, आपका पसंदीदा जुमला है कि एक जरदारी सब पर भारी, और आप कहते हैं ना कि जरदान में आते हैं तो कुछ ना कुछ होता ही है, तो सर ये इतने एतमाद के बावजूद इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं आप लोग? सदर जरदारी बोले आप? अच्छा बोल दें, सदर जरदारी, साबिक सदर बोलूं या सदर जरदारी? फिर बनने जा रहे हैं? सदर होता है, वो साबिक या आने वाला नहीं होता है, वो सदर ही रहता है। अच्छा, वो रिटायर्ड नहीं होता? ही इज नॉट रिटायर्ड, दोबारा बन सकते हैं? इतना बोलना मेरे लिए, इतना बोलना काफी है। अच्छा सदर जरदारी साहब इन सब पर भारी, और मुस्लिम लीग नून वाले अभी मान रहे हैं, क्योंकि यही हमने जो है इनको बनाकर दिया था प्लान 1-1.5 साल पहले जी, जो आज हुआ है। अगर ये उस वक्त मान लेते तो उस वक्त ही ये सब कुछ होता जो आज हुआ है, लेकिन नहीं माने। बहरहाल बात यह है कि मैं बड़े आराम से दोनों दोस्तों को सुन रहा था, और ज़ाहिर है हुकूमत में तो ये है, हमारे मुस्लिम लीग नून प्राइम मिनिस्टर ये हैं, हम काबीना का हिस्सा हैं बिल्कुल, और कोलिशन गवर्नमेंट है हमारी। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आज एक बड़े इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर मैं बात करूँगा, वो मैं समझता हूँ मुझे भी बड़ा दुख है उसके ऊपर, और मैं वो क्लैरिफाई करूँगा अपनी पार्टी की तरफ से। ये जो ISPR DG ISPR ने बात की है कि फ़ौज को जिस तरीके से मलायन किया जा रहा है, इसका फ़ायदा हमारे दुश्मन ममालिक ख़ासकर इंडिया ले रहा है। आज मैं कुछ चैनल्स इंडिया के YouTube में जाकर देख कर आया, और वहाँ पे यही बातें हो रही हैं। हमें खुदा के लिए, मैं इमरान खान को और PTI को बोल रहा हूँ कि आप लोग ने जिस तरीके से पोलराइजेशन की है, जिस तरह हमारे इदारों को मलायन करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ ये कर रहे हैं, और मैं उस पे भी आ रहा हूँ। देखिए, मैं आपको पता है कि मैं पिछले साल आपके शो में कहता था 2022 जो है बड़ा इम्पोर्टेंट साल होगा, इमरान खान जाएगा, और एक शायद आपने मेरा वर्ड पकड़ा था, बस चले जाएंगे, याद है आपको? बस कैसे जाएंगे?
मैंने कहा बस चले जाएंगे। लेकिन आप एक और बात भी करते थे कि फौरी इलेक्शंस होंगे जब इमरान खान वज़ीर मैं आज़म आज थे। भी कह अब रहा भूल गए आप? मैं ये भी आज कह रहा हूं कि मुझे जो लग रहा है, अब ये मैं अपनी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये मैं अपनी तरफ से, मेरा जो छठी हिस्सा है वो कह रहा है कि इलेक्शन 2022 के एंड में इलेक्शन मुझे नजर आ रहा है। शहबाज शरीफ ने आप कह दिया कि शहबाज शरीफ ठीक है वो, लेकिन कुछ देखें हमारे मुल्क के अंदर रातों रात सिनेरियो चेंज हो जाते हैं, हालात के तहत हमें चलना पड़ता है। एक तो देखें, हम मंडे को ये जो इजलास आ रहा है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास है। इसमें जो इन्होंने आइन को तोड़ मोड़ के बनाया है, जो इस वक्त आइन की सूरत है उसको हम चेंज कर रहे हैं। उसमें जो इन्होंने उसको ख़राब किया है उसको हम दुरुस्त कर रहे हैं। अच्छा। हमें मेन काम हमारा ये है। फिर ये कहते हैं इलेक्शन, भाई इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन कराएगा। इलेक्शन से पहले स्टेट बैंक की कानून साजी वापस ले लेंगे, वो आप कह रहे थे ना, गलत इन्होंने काम किया था। हाँ, जो गलत, सिर्फ एक मैंने इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो कानून साजी में आएगा, उसमें ये स्टेट बैंक भी है, उसके अंदर 4-5 नाराज हो जाएगा। नहीं, IMF को हमने सेट कर लिया, ऐसी कोई बात नहीं। IMF हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी शराइत पे है जो शराइत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डील करती है। उनकी शराइत बड़ी टफ थी, इमरान खान के साथ, हमारे साथ इतनी टफ नहीं है। अभी तक वही है, अभी तक है, लेकिन बातचीत चल रही है। अभी अगले कुछ 15 दिन में आप देखेंगे कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उसके ऊपर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आप बताएंगे कि क्या होने जा रहा है। आपने फॉरेन पॉलिसी में चेंज देखा फॉरेन मिनिस्टर के आने पर? वो तो आप बढ़ चढ़ के बताएंगे। आप देखिए फॉरेन मिनिस्टर, हमारा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी फॉरेन मिनिस्टर बनने के बाद कॉल क्या आई, पूरा आपका जो है इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी तब्दील हो चुका है। पाकिस्तान का इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी तब्दील हो गया है। अब कुछ दिनों में अमेरिकन प्रेसिडेंट का भी फोन आने वाला है। इमरान खान ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा हम अमेरिकी गुलामी में चले गए। नहीं, गुलामी में क्यों गए? मैं था जो नहीं झुक रहा था। अगर अमेरिकन देखे गुलामी में क्यों गए? अमेरिकन को हमारी अगर जरूरत है और वो कह रहे हैं कि जी आप एक ताकत रखते हो, आप एशियन टाइगर हो, तो हमें तो खुश होना चाहिए कि उनको हमारी जरूरत है, हमारे बगैर वो चल नहीं सकते इस खित्ते में। लेकिन इमरान खान कह रहे हैं रूस से दूर हो गए ना। इमरान खान तो देखे ना, इमरान खान की बातों को कोई सीरियस आजकल लेता भी नहीं है। सर वो कह रहे हैं मुआहदे कर लिए थे रूस से तेल लेने के। एक मुझे बताएं, वो नहीं करेंगे। इमरान खान की करप्शन देखें, हमें करप्ट चोर बोलकर उसने डेवलपमेंट का काम कोई भी पाकिस्तान में नहीं कराया। करप्शन आज ये भी कर रहे हैं, लेकिन मैं उसको करप्शन नहीं कहूँगा, मैं उसको हेरा फेरी कहूँगा। हेरा फेरी ये भी कर रहे हैं फराह गोगी के नाम पर। फराह गोगी तो एक बहुत छोटी, एक माइनर जो है ना, एक नाम है। अब बहुत सारे नाम निकलने वाले हैं। करप्शन और हेरा फेरी, इसमें क्या फर्क है? करप्शन और हेरा फेरी में एक लकीर की फर्क है, और वो जो फर्क है ना, वो आप देखेंगे कि वो जो और नाम निकल कर आ रहे हैं सामने, तो आप हैरान और परेशान भी होंगे। कुछ नाम बता दें कि वो कुछ ऐसे नाम है, हैरान परेशान कर नहीं, मैं जो इमरान खान के करीबी लोग हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर इर्द गिर्द के लोग हैं, उनकी करप्शन अब सामने आने वाली है। और उसको जो है सबसे पहले ये हम नहीं बताएंगे कौम को, ये बताएगा कौन? जहांगीर तरीन बताएगा। अच्छा, अभी तक खामोश है वो नहीं, खामोशी तोड़ने वाला है अभी तक। अच्छा। खामोशी तोड़ने वाला है वो। और कब तक तोड़ देंगे? बहुत जल्द, मैं समझता हूँ बहुत जल्द वो बताएगा, क्योंकि उसके सामने कुछ चीज है और वो एविडेंस के साथ बताएगा। वो कहता है मेरे पास प्रूफ है, वो कहता है मेरे पास प्रूफ है, और वो ये भी कहता है कि मेरे पास ऑडियो प्रूफ भी है। अच्छा। अब वो कहां से लेकर आया, किसने उसको दिया, ये मैं इस पर नहीं आना चाहता हूँ। वो ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स, खान साहब ने कहा ना कि मेरी अब किरदारकशी की जाएगी। वो तो पहले सच्चे का इजहार कर रहे हैं। खान साहब ने आज जो तकरीर की है एबटाबाद में, जलसे में, मीर जाफर, मीर सादिक, नाम किसी करनी ले, यानी किसको बोलना है? और आज फिर जो है बैठकर वो कह रहा है, वही बात कर रहा है जो वो पहले करता था धरने के अंदर। वही धरने वाले दिन याद आ रहे हैं। सर आप 1 मिनट देंगे सिर्फ, मैं उस्मान डार से सिर्फ इसको कंफर्म करूं, फिर आप ही जवाब दीजिएगा। उस्मान डार साहब, ये मीर जाफर और मीर सादिक कौन है जिसका जिक्र आज जलसे में इमरान खान साहब कर रहे थे और अवाम को बता रहे थे डिटेल्स? ये पाकिस्तान की कौन सी शख्सियत है? उस्मान डार साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? उनसे कनेक्ट करें जी। उस्मान डार साहब, जी उस्मान डार साहब, ये मीर जाफर और मीर सादिक कौन है जिसका जिक्र आज खान साहब अपने जलसे में कर रहे थे? पाकिस्तान की कौन सी शख्सियत है जिसकी तरफ उनका इशारा था?
हकीकी आजादी की बात की आपने? नहीं, हकीकी आजादी की नहीं, मीर जाफर और मीर सादिक की बात की मैंने। किसे कह रहे हैं खान साहब? मीर जाफर और मीर सादिक के नाम भी बहुत जल्द सामने आएंगे, हो सकता है 20 मई को ही सामने आ जाएं। अच्छा। लेकिन देखे पारस साहब के बुजुर्गों ने, मेरे बुजुर्गों ने, हमारे फाउंडिंग फादर इलामा इकबाल, कायद आजम ने एक जद्दोजहद से, कुर्बानियों से, जानों के नजराने पेश करके पाकिस्तान तो मिल गया हमें, ठीक। लेकिन अफसोस है हम ना एक कौम बन सके और ना वो हकीकी आजादी हासिल कर सके जिसमें अब देखिए ना, अब तो ये सब सामने आ चुका है। बाकायदा फॉक्स न्यूज का वो क्लिप आ चुका है जिसमें अमेरिकन तजिया नगार कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान को हम किस तरह कंट्रोल कर रहे हैं, इमरान खान को क्यों घर भेजा, वो चाइना से दोस्ती बढ़ा रहा था, रशिया से सस्ता माल ले रहा था, अमेरिका की लाइन तो नहीं कर रहा था, अपने 70-80 हजार पाकिस्तानी कुर्बान नहीं मार रहा था, 100 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान नहीं कर रहा था। तो ये सब कुछ पूछते हैं इमरान खान ने किस तजर्बात के बारे में बात की थी, आपके सामने सारी आपके बारे में बात की थी, किस बात ये है कि पारस मेरे लिए काबिल एहतराम है नबील कबूल साहब, यहाँ नून लीग के जो रहनुमा यहाँ बैठे हैं, लेकिन अजीम पाकिस्तानी तो बाहर निकल रहे हैं पिछले एक माह से। यार बर्गर ही निकल रहा है, बाकी तो कोई नहीं निकल रहा है। चले आप उन्हें बर्गर के वो आपको अपने वोट के छप्पे से कबूल साहब बताएंगे। उस्मान डार साहब देखिए एक चीज, इस वक्त शदीद गर्मी है और कहा जा रहा है कि शदीद गर्मी पड़ेगी। मुझे आप एक सेकंड देना। नबील कबूल ने बड़ी जबरदस्त बात की कि हमारी अजीम पाक फौज को मलाइन नहीं करें जी। मैं ये पूछता हूँ आपके प्रोग्राम से उन तमाम जिम्मेदारान लोग से कि मरियम नवाज जो ललकार रही है हमारी फौज को, नाम ले ले के ललकार रही है, अजीम पाक फौज के कोर कमांडर्स को ललकार रही है। मैं आपके प्रोग्राम से मुतालबा करता हूँ कि वो जिम्मेदारान लोग कहाँ हैं, क्यों नोटिस नहीं ले रहे? इससे पहले ये बाप बेटी जलसों में हमारे अजीम बाजवा साहब का नाम लेके ललकारते थे, जनरल बाजवा को ये ललकारते रहे हैं, अब जनरल फैज को ललकार रहे हैं, कोर कमांडर्स को ललकार रहे हैं। नबील कबूल में हलाकी जुर्रत है तो ये अपने इम्पोर्टेड अतहादियों को बोले ना कि अपना मुंह बंद रखें। मैं अभी बोल रहा हूँ कि वो भी गलत बोल रहा है। को ये बदनाम कर रहे हैं दुनिया भर में। मेरे लीडर ने ये नहीं कहा मुझे क्यों निकाला, या मेरे लीडर ने आज तक नाम नहीं लिया किसी का। ठीक, ये मेरे लीडर का जर्फ है। पहले दिन से मेरा लीडर इमरान खान कह रहा है कि इस मुल्क के लिए मजबूत फौज जरूरी है। अच्छा ये कबूल साहब आपको जवाब देना चाहते हैं। डार साहब सुनिए, डार साहब आपके लीडर ने एक और बात भी की, उन्होंने ये कहा कि अगर हमारी किसी कारकुन को कुछ हुआ तो ये हुकूमत और इनके हैंडलर्स ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये खान साहब किन हैंडलर्स की तरफ इशारा कर रहे हैं? ये कौन हैंडलर्स हैं? ये इनके वलायती हैंडलर्स अमेरिका की बात की जा रही है, अमेरिकन जिम्मेदार होंगे। ये अमेरिकन के पपट्स हैं। ये कहते थे कठपुतली, इमरान खान को कठपुतली कहने वाले आज अमेरिका की कठपुतली बने हुए हैं। वैसे खान साहब पाकिस्तान में हैंडलर्स की बात कर रहे हैं। पारस अमेरिकन की डोरे हिला रहा है, सुना नहीं, ये अमेरिका के पपट्स बैठ के कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान में मौजूद है हैंडलर्स, वो अंदरूनी इंटरनल हैंडलर्स की बात कर रहे हैं। इंटरनल हैंडलर से हमारे जो मुनहरफ अरकान थे मिलते नहीं रहे क्या? अमेरिकन एम्बेसी में उनकी मुलाकात है क्या? तो क्या मेरा मतलब है जो आप बड़ा अच्छा देखिए पारस, हम बड़ा क्लियर है, हम किसी सतह पे ना ही अपनी फौज को मलाइन करेंगे। अच्छी बात है, करना भी चाहिए। बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस है हमारे लीडर की तरफ से। लीडर खुद कर रहा है, आप लोगों के इंस्ट्रक्शन आप लोग इंतजार में ही रहेंगे, आप लोग दुआएं मांगते रहेंगे कि इमरान खान अजीम पाक फौज के खिलाफ भी बात मैं सिर्फ इतना उस्मान डार से कहता हूं कि आज शेख रशीद ने भी इस बात को ऊपर स्टेप लगा दिया। अपने इम्पोर्टेड उस्मान जरा सुनो, बोले हौसला रखे इम्पोर्टेड। अच्छा डार साहब जरा सुनिएगा। उस्मान, शेख रशीद साहब ने एक बात बोली जो आप लोगों ने शायद उसको इतना नोटिस नहीं लिया। उसने कहा मैं 4 महीने पहले से कह रहा था, 4 महीने पहले से कह रहा था कि एक प्लान तैयार हो गया है और आपको जो है हटाया जा रहा है। 4 महीने पहले वो, अगर आप उसके खान साहब भी कह रहे हैं कि मुझे जुलाई 2021 से पता था कि आप लोगों तो ने वो हम पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने जो है ये लॉन्ग मार्च किसी के कहने पे किया, हमने जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किसी साजिश की थी। अगर मार्च नहीं 2021 की बात साजिश की, वो कहते हैं कि फिर 7 मार्च को मुदाखलत हो गई। देखिए शेख रशीद की बात को आप अगर आप ढूंढे कहीं से आपको मिल जाता, मेरे से गलती हुई, मैं पहले आपको बताता तो आप शायद वो क्लिप निकालते। उन्होंने जो बात बोली है कि मैंने 4 महीने पहले बोला एक प्लान तैयार हुआ है और आपको फिला शख्स समझे, फिला शख्स
जो है फिलहाल शख्स हटाने के चक्कर में। अब आप इस तरह की शेख रशीद को पता नहीं क्या हो गया, शख्सियत की हाँ बिल्कुल, आप अच्छी तरह सुने, आप अच्छी तरह प्लीज सुने। वो फिलहाल शख्स उसने साफ कहा है, मतलब लोग समझ गए। खान साहब ने भी कह दिया कि जुलाई 2021 में आप लोगों नाम ने नहीं लिया ना, तो कहते हैं उस वक्त मुदाखलत हुई थी और उसके बाद फिर साजिश हो गई मार्च में। तो हो सकता है ना कि आप लोग कामयाब ना हो सके हों और फिर अमेरिका ने आके साजिश कर दी। नहीं, अमेरिका में आके तो अमेरिकन आकर हमें बोलेंगे कि हमने तो देखे अपने वोट इस्तेमाल किए, हमने इनके पीटीआई के किसी एमएनए को नहीं लिया है, हमने जो है अपने लोगों को, जो हमारे लोग थे 174 175 थे हमारे पास, पूरे 174 वोट हमारे अपने थे। तो वो सब ये हैंडलर्स किसको कह रहे हैं खान साहब? ये तो खान साहब को पता है उसके हैंडलर्स कौन है। पहला खान साहब से पूछा ओन चौधरी किसका हैंडलर था, तो वो जो उनके हैंडलर थे उनके वो आपके साथ यानी मैं हैरान हूं कि इसको ये नहीं पता है कि हैंडलर्स हैंडल बदल लेते हैं। अच्छा, अली गौर बलोच साहब, इमरान खान का कहना है कि अगर उनके कारकुनों को कुछ हुआ, आप लोगों ने रोका, तो जिम्मेदार आपकी हुकूमत होगी और आपके हैंडलर्स होंगे। तो वाकई आपके कोई हैंडलर्स भी हैं? क्या लगता है किस तरफ इशारा है उनका? देखें, उनका इशारा जिस तरफ भी हो, मैं सिर्फ एक पहले ये उस्मान डार साहब बात कर रहे थे, मैं एक गुजारिश करूंगा कि ये कह रहे थे कि अवाम निकलेगी, ठप्पे लगाएंगे, ये बर्गर पार्टी नहीं है। तो ठप्पे तो उस वक्त भी लगे थे 2018 के इलेक्शन में, जब उस्मान डार साहब, जबकि पूरे मुल्क में धांधली के जरिए को जितवाया जा रहा था, बैठ गया था। और उस्मान, मेरी गुजारिश सुने ना, उस्मान डार साहब उसको उस वक्त भी शिकस्त हो चुकी है। मतलब है कि जब पीटीआई के साथ एक फ्लड था कि इनके लिए धांधली की जा रही थी, उस फ्लड में भी ये मौसूफ जो अभी बढ़ के लगा रहे हैं और ऐसे जैसे खिताब कर रहे हैं टॉक शो में आकर, तो इनके खिताब किधर गए, उस वक्त इनको शिकस्त कैसे होगी। दूसरी मेरी गुजारिश सुने, दूसरी ये गुजारिश है कि ये कहते हैं कि आपको याद होगा कि जिस वक्त प्रोटेस्ट किया हमारी एक वो मजहबी तंजीम थी और इन्होंने उसके ऊपर गोलियां बरसाई, उनके कारकुनों को शहीद भी किया और उनको मारा भी, आपके सामने पूरे पाकिस्तान में तमाशा देखा। 2.5 साल 3 साल पीडीएम ने तहरीक चलाई और उस तहरीक के नतीजे में आपने देखा कि कहीं को गमला टूटा, कितना पुरअमन एहतजाज होते रहे, बड़े बड़े जलसे भी होते रहे, आकर 2-2 3-3 दिन के धरने भी होते रहे, इस्लामाबाद में होते रहे। किसी ने पाकिस्तान को लॉकडाउन करने की बात नहीं की, किसी ने सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द कब्रें नहीं खोदी थी, किसी ने पीटीवी का पर हमला नहीं किया था। बात बड़ी सिंपल है कि ये एक वो फाशिस्ट आदमी है जिसका नाम इमरान अहमद न्यादी है, कि ये चाहता है कि मुझे इस मुल्क पर मुसल्लत रहने दिया जाए, चाहे मैं वोट चुरा कर आऊँ, चाहे किसी गैर आइनी तरीके के साथ आऊँ, किसी गैर कानूनी तरीके के साथ आऊँ। मुझे ये बताएं, इनके वज़रा लाइन में खड़े होकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गालियाँ देते रहे हैं, इनके उस वक्त के वज़रा शादियों के वो फंक्शन में जाकर सहाफ़ियों को थप्पड़ मारते रहे, इन जमहूरियत पसंद लोगों के जो वज़रा थे। ये वही लोग हैं जिनके एमएनए जो हैं वो सिंध हाउस के ऊपर हमलावर हुए और गेट तोड़ा और मुल्क में इंतशार फैलाया। अगर मैं भी आपके प्रोग्राम की वसातत से बात कर रहा हूं, अगर इन लोगों ने पाकिस्तान का आइन तोड़ा, पाकिस्तान का कानून तोड़ा, इंतशार के साथ और नारकी फैलाने की कोशिश की, तो हम इनके साथ कानून के आनी हाथों के साथ निपटेंगे। और इनको सबक सिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला कि ये पाकिस्तान इनके कोई चाचे मामे की जागीर नहीं है, ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क है। इसके ऊपर न्यादी राज नहीं चलने देंगे कि ये आकर फिर लॉकडाउन कर दें और बंद का। हाँ, पुरअमन एहतजाज करें, जरूर करें, वो हर पार्टी का बुनियादी हक है, उसकी हम इन्हें इजाजत देंगे। लेकिन अगर ये फिर आकर चाहे कि आकर इदारों पर हमला करे, ये अभी इदारों की बात कर रहे थे, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान के इदारों को गालियां दी हैं, जिस तरह से आर्मी को गालियां दी हैं, जो जबान इन्होंने जनरल बाजवा साहब के बारे में इस्तेमाल करवाई है, पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम देख रही है। इतना गुजरावाला की तकरीर पे हुआ था और तमाशा कर रहे हैं। इतना दुख गुजरावाला में मियां साहब ने जो तकरीर की थी उसमें हुआ था, जिसपे वो हिसाब किताब मांग रहे थे, भाई फौज के सरबराहों के नाम लेके, कि जहां पर भी हमने किसी इदारे के खिलाफ बात नहीं की। अगर हमें किसी पर कोई एतराज हुआ है तो हमने खुलकर बात की और सामने आकर बात की है।
अपना गिला शिकवा भी बताया तो है, किसी और को भी अपना गिला शिकवा मौक़िफ़ हो भी सकता बताया है। है। हमने ये नहीं कहा, हमने ये नहीं आका, हमने ये नहीं कहा कि वो न्यूट्रल तो जानवर होता है, हमने जू मानी बातें नहीं की, हमने खुलकर अपना मौक़िफ़ बयान किया। हौसला करें ना, बताएं ना, अमेरिका क्यों करते भाई? अमेरिका तो वही है भाई। तुमने कोई नवाज शरीफ की तरह एटमी धमाके कर दिए, तुमने तो जाकर कश्मीर का सौदा ट्रंप के सामने किया। तुम आज अमेरिका रशिया की बात करते हो, क्या चीज सस्ती लेकर आए हो भाई रशिया से? रशिया से मुझे बताए ना पारिस, ये इमरान अहमद नियादी ने कौन सा ऐसा मुआहदा किया है? आज शहबाज साहब भी कह रहे थे, सामने लेकर आए कि वो कौन सा मुआहदा है। तुमने को तेल सस्ता वहां से ले लिया, तुमने किसी से गैस, तुम्हें रोका किसने था? तुम प्राइम मिनिस्टर थे, जवाब दे दें फिर ब्रेक। किसने रोका था? इनको ले आते ना सस्ती करके। अब ऑपोजिशन, अब आदम एतमाद के जरिए इनको हटा दिया गया है, तो अब ये हम रशिया दूसरों से ले आते। 3-3.5 साल आप इक़्तिदार पर बरजमान रहे, आपने क्यों नहीं उस वक्त जाकर लेकर आए? जी डॉक्टर साहब। देखिए पारस, इनके साबक वजीर खारजा गोहर अयूब का बयान रिकॉर्ड का हिस्सा है कि मियां नवाज शरीफ तो धमाके नहीं करना चाहते थे, उनकी कांपे टांग रही थी तब। ये तो धमाके करके हमारी ज़ीम पाक फौज, इनकी कांपे टांग गौहर रही थी। अयूब का बेटा आपकी काबीना का हिस्सा है, उनसे आप तो आपका रिकॉर्ड का हिस्सा है ना, पूरी मैं पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम जानती है। गौर बलो साहब सुन ले, उन्होंने सुनी है ना आपकी सारी बात। वो रिकॉर्ड का हिस्सा, में क्लिप सुना दिया। दूसरा मेरी बात सुने, अली गौहर साहब बड़ी पड़के लगा रहे हैं पारस आपके प्रोग्राम में। अगर मेरा ये भाई अली गौहर दरबारी नहीं है अपनी जमात में, तो फिर अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करे और मरियम नवाज झूठी ने जो गंदी जुबान बोली है हमारी अजीम पाक फौज और कोर कमांडर के खिलाफ, उस मरियम नवाज झूठी के मुंह पर लगाम डालो, लगाम डालो मेरे भाई, मरियम के मुंह पर लगाम डालो। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं जब मेरी जुबान खुलेगी वो पहले पीरनी से पूछो जाकर, पहले पीरनी और गोगी का कमीशन खाती रही है ना, पहले उसकी बात करो। पहले बड़ा नाम पैदा कर लिया आप लोगों ने, मजीद ना करें इस्तेमाल करोगे, तुम्हारा घटिया पार्टी से ताल्लुक है, तुम घटिया ज़बान इस्तेमाल करोगे, तुम्हारी ज़बान करना मैं जानता हूं। ठीक है, चलिए अब जरा आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात करेंगे एक महीने में। फिर तुम ठीक है, अली गौर बलो साहब प्लीज, टॉक शो से हमने जरा अच्छे अखलाक का मुजाहरा करना है। मैं नहीं चाहती इस तरह की बात आप लोगों की तरफ से हो, पर्सनलाइज ना करें। डॉक्टर साहब आप भी रुक जाएं जरा प्लीज, मैं ब्रेक ले लूं। टॉक शो से भाग भी गए, बातों में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है ना उधर। गौर साहब बताइएगा एक महीने में आपने क्या किया? डॉक्टर साहब प्लीज ब्रेक ले लें, फौज को पंजाब पुलिस बनाना है, पंजाब पुलिस बनाना चाहते हो? पिंकी अगर आप उसको लगाम अच्छा कबूल साहब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपको याद है गुज़िश्ता 3 सालों में आपको इस महंगाई ने बड़ा सताया हुआ था और आपके दिल में गरीब आवाम को रिलीफ ना मिलने का बड़ा ही दुख था, तो अभी भी वही सूरत हाल है या फिर अब हुकूमत में आने के बाद दुख कुछ कम हो गया है? बिल्कुल वही सूरत हाल है। और आज मैं देख रहा था कि प्राइसेस जिस तरह बढ़ गई हैं रमज़ान के बाद, और मैं यही चाहूँगा अपनी पार्टी से कि वो प्राइम मिनिस्टर से बात करें, मुस्लिम लीग नून से बात करें कि ये महंगाई को किस तरीके से कंट्रोल करना है, सब्सिडी किस तरह किस चीज़ को में देना है और मज़ीद, और ये हालात हैं इसके ऊपर कंट्रोल करें। देखें हम इससे राय फरार इख्तियार नहीं कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट नहीं है, नून की गवर्नमेंट है, ये प्राइम मिनिस्टर है, ये चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। बात ये है कि आपकी यही लगती है, आपने आईनी ओहदों में ज्यादा इंटरेस्ट शो किया, आपने वजारत खारजा अपने पास रख ली, एक दो और मतलब जिम्मेदारी वाली वजारतें थी वो नून लीग के खाते में डाल, इनके खाते में इसलिए है क्योंकि ये मांग रहे थे, इन्होंने कहा ये हमें ये खाता दो, हमने कहा ले लो भाई, आप लोग प्राइम मिनिस्टर हो, आप चीफ मिनिस्टर, हमने गवर्नरशिप पंजाब की दे दी, और क्या चाहिए आपको? सर अगर ये महंगाई शहबाज शरीफ महंगाई के ऊपर हम बिल्कुल महंगाई की बराबर के हिस्सेदार होंगे? बिल्कुल हम नहीं, हम हिस्सेदार नहीं होंगे, हम रेजिस्ट करेंगे इस महंगाई के ऊपर, हम आवाम की बात करेंगे, कम नहीं होगी तो फिर हो सकता है फिर कुछ मतलब तलखियां पैदा हो जाए। बिल्कुल ये नहीं है, हमने अपने को बेचा नहीं है, हम आवाम के लिए निकले हैं बाहर, हमने नहीं मंजर देखे। अगर ये महंगाई इसी तरह रही, अगर ये हालात इसी तरह रहे, लोगों ने हमें एक तब्दीली के लिए लेकर आए हैं, लोगों ने हमें इसलिए नहीं आया कि हम बैठ के झंडे मजे लें और जो है हुकूमतों में आए और वजीर बन जाएं, और इससे नहीं, हम आए पब्लिक को रिलीफ देने के लिए। अगर हम रिलीफ भी नहीं दे पाते तो फिर पब्लिक हमें ही जूते मारेंगे। जैसे सिंध में रिलीफ दिया है तो वो हम क्यों जूते खाएं?
के देते हैं ना। नहीं तो फॉर्मूले बनाएंगे। हम मुझे बताएं, सिंध में हमें क्या मसला हो रहा था? सिंध में वफाक हमारा जो है NFC अवार्ड के तहत हमारे फंड रिलीज नहीं कर रहा था। सिंध में हमें यहाँ तक कि वो बसें नहीं मिल रही थी। आप भी कराची की हैं, हमें वो बसें चाहिए थी, हमें डेवलपमेंट के काम चाहिए थे, हमें फंड्स चाहिए थे, हमने इसलिए इनका साथ दिया। अगर ये हमारे पब्लिक के लिए कुछ नहीं करेंगे, हो गई है सारी, अब सिंध में तब्दीली आ जाएगी। सिंध में हम काम करेंगे, बिल्कुल आपको नजर आ जाएगा। इस 6 महीने के अंदर आपको सिंध के अंदर, कराची के अंदर और सिंध मतलब कराची सिंध है, पूरे सिंध के अंदर आपको चेंजेस नजर आएगी। नहीं नजर आई, नहीं डिलीवर कर सके ये हुकूमत, तो फिर जाहिर है हम पीपल्स पार्टी है, वो मुस्लिम लीग नून है, हम लड़ेंगे इनके सामने। हमारी इलेक्शन होगी, हमारा इलेक्शन आमने सामने किसके होगा? हम होंगे PML नून PTI के सामने। हम ये नहीं कि हम गोद में बैठ गए इनके, हमने इनको हुकूमत बना के दिया, आवाम को फायदा पहुंचाया। ठीक है उस्मान डार साहब, इस हुकूमत को 1 माह हो चुका है, अभी तक इनकी तमाम वही पॉलिसीज हैं जो आपके दौरे हुकूमत में थी, लेकिन अब आपको वो तमाम खराबियां नजर आ रही हैं जो आपको 3, साढ़े 3, 4 साल में नजर नहीं आई हैं, वो 1 माह में आप देख रहे हैं। तो इनकी 1 माह की कारकर्दगी का क्यों हिसाब मांग रहे हैं आप, और किस चीज का अभी तक हिसाब मांग रहे हैं? 1 माह हुआ है सिर्फ। देखिए, मैं चले कारकर्दगी का हिसाब तो नहीं मांगता पारस, ये अजीम पाकिस्तानी पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में मुझे सुन रहे हैं जी। मैं पारस आपके प्रोग्राम से ये मुतालबा करता हूँ, पिछले 1 माह में शरीफ खानदान और जरदारी खानदान ने जो शुगर के प्राइसेस बढ़ाकर अपनी अपनी मिलों के नफे बढ़ाए हैं, ये पब्लिक करे कि इनके आज प्रॉफिट्स आसमानों को छू रहे हैं। हमदा शहबाज का लाइफ स्टॉक का बिजनेस है, पूरा पंजाब जानता है कि मुर्गियों का काम इस शरीफ खानदान का 600 रुपए किलो मुर्गी बिक रही है, गरीब आदमी पिस के रह गया है। पिछले 1 माह में जरदारी और शरीफ खानदान की मिलों को ले लें, लाइफ स्टॉक बिजनेस को ले लें, हर तरह के कारोबार में इन्होंने फायदा लिया और आसमानों को छू रहा है इनका नफा। ये कभी इक़्तिदार में गरीब आदमी के लिए नहीं आए, इन्होंने हमेशा इक़्तिदार में आके अपनी जेबें भरी हैं, जेबें। अगर इन दोनों में अखलाकी जुर्रत है, नबील गबोल में और अली गौर में, तो कहें कि हम कल ही पब्लिक करते हैं 1 माह में कितना पैसा छापा इन्होंने चीनी की कीमत बढ़ाकर। वही अखलाकी जुर्रत आप लोग में होती, 4.25 साल पहले तो हम लोग का ये हालत नहीं है। इमरान खान का कोई कारोबार नहीं है मेरे भाई, 1 महीने पहले थी, भाई आप लोगों की लीडरशिप तो सारे मैं लास्ट कमेंट ले गौहर साहब का इस पे प्लीज, क्योंकि आप उनकी कारकर्दगी के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं ना। गौहर बलोच साहब, शहबाज शरीफ ने भी तस्लीम कर लिया है कि ये महंगाई आलमी कीमतों की वजह से है, तो क्या आप इमरान खान के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हैं या आप समझते हैं कि नहीं वो उस वक्त भी गलत कह रहे थे? तो फिर आपकी अहल और तजुर्बेकार हुकूमत को तो अभी तक बहुत कुछ करने देना चाहिए। बात देखें, बात बड़ी सिंपल है। जिस वक्त PTI की हुकूमत आई, इनसे पूछे कि हमने इनको चीनी किस रेट पे दी थी, इनसे पूछे कि हमने इनको डॉलर किस रेट पे दिया था, इनसे पूछे कि हमने इनको अद्वियात किस रेट पे दी थी, इनसे पूछे कि हमने इनको घी किस रेट पर दिया था। बात करने अभी का की बात करें ना, आपने कहा था हम वापस लेकर जाएंगे उसी कीमत पर। अब मैं अभी की तरफ आ जाता हूँ कि 3.5 साल में जिस तरह से इन्होंने दिन रात एक करके दोनों हाथों से अपनी गोगियों के जरिए और अपने दाएं बाएं बैठी ATM मशीनों के जरिए इमरान अहमद जादी ने डाके डाले और पाकिस्तान में महंगाई का तूफान बर्पा किया और कोरोना का फंड खाया। अब ये जुर्रत करे ना, अब ये सुने, अब इसको तकलीफ होगी, जब गोगी का जिक्र होगा तो इसको तकलीफ होगी और इमरान अहमद जादी को भी तकलीफ होगी और PTI की हर ATM मशीन को तकलीफ होगी। मैं समझता हूँ कि गोगी के जिक्र पे इनको तकलीफ होती है, तोशाखाना के जिक्र पे इनको तकलीफ होती है, चीनी पे जो इसने डाका मत डाला था इमरान जादी ने, उसका जिक्र करेंगे तो इनको तकलीफ होगी। आटे पे जो इसने डाका डाला था इमरान अहमद जादी ने, उसका जिक्र होगा तो इनको तकलीफ होगी और ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बर्दाश्त से ये चीज है, हम रिलीफ देंगे, हम रिलीफ दे रहे हैं। आटे की कीमतें कम हुई हैं, बिजली की लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग में वादे कमी आई है, बिजली की लोड शेडिंग में वादे कमी आई है, आटे की कीमतें कम हुई हैं, चीनी की कीमतें बिल्कुल नहीं बढ़ी। उस आदादो शुमार सबूत होते हैं किसी हुकूमत की कारकर्दगी का, आदादो शुमार देखें। हर वो कदम उठाएंगे जिससे पाकिस्तान की आवाम को फायदा होगा। तो कब तक हम आपसे कारकर्दगी का सवाल करें? थोड़े वक्त में जो मेट्रो ये 4 साल में नहीं चला सके, हमने 4 दिन में चलाई है। जो मेट्रो ये 4 साल से नहीं चला सके, आप देखें कि पाकिस्तान के वो सूबे, क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ कर्जे लिए, पाकिस्तान का कर्जा बढ़ाया और
उसको हड़प किया खाया है। पाकिस्तान के ऊपर तो एक डिलीवर नहीं कर सके ना, तो अगले इलेक्शन में वही हाल आवाम करेगी आपसे जो आप कहते थे इमरान खान का करेगी। तैयार रहिएगा फिर उसके लिए भी। देखिए इनके डैम फंड के वो जो ये अरबों रुपए खा रहे हैं डिलीवर करें ऊपर, उसका भी कच्चा चट्टा अब रिलीफ का आपसे सवाल होगा, इनको छोड़ें। हम इंशाल्लाह ताला लोगों को सस्ता आटा दे रहे हैं, लोगों को चीनी सस्ती देंगे, लोगों को अद्वियात सस्ते देंगे, उन बंद किए हुए अस्पतालों के जिनके ऊपर एक्सरे हर चीज ये पैसों के जरिए करवाना पड़ते थे, वो भी रिलीफ देकर दिखाएंगे। और बलोच साहब मेरी बात सुने, सऊदी अरब, अमेरिका और चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, सारा क्रेडिट लेंगे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी। और अगर आपने महंगाई पे काबू नहीं किया, आपने डिलीवर नहीं किया, तो सारा बोझ आपको अकेले उठाना पड़ेगा। अभी आपने सुन ली थी कबूल साहब की बात? नहीं, बात ये नहीं, इत्तेहादियों की हुकूमत है, सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला सब मिलकर पाकिस्तान को जो है वो महंगाई से भी काफी हद तक वो निकालेंगे और इंशाल्लाह ताला खारजा पॉलिसी भी कामयाब बनाएंगे। हम सब इस कश्ती के सवार हैं और ये पाकिस्तान की कश्ती जो है इसको संभालेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह